हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड की एक डिटेल्ड समरी जानने वाले हैं। जैसे कि हमें टाइटल बता रहा है अ लेटर टू गॉड, ये एक वो लेटर है जो कि गॉड को लिखा गया। लेकिन ये लेटर किसने लिखा और क्यों लिखा, ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है G.L. फेंटेस। ये एक मैक्सिकन राइटर और पोएट हैं। ये अपने टाइम की ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक हैं जिन्होंने ये स्टोरी लिखी अ लेटर टू गॉड। एक्चुअली जो चैप्टर है ये हमें एक इमेंस फेथ के बारे में बताता है, जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट जो कि लेंचो हैं उनका गॉड के ऊपर है। ऐसा कहते हैं कि जो फेथ होता है वो माउंटेन को भी हिला सकता है, लेकिन इस चैप्टर में ये जो प्रोटैगनिस्ट हैं ये माउंटेन को नहीं हिलाते बट कि ये गॉड से अपने लिए हेल्प मांगते हैं। सो हम देखते हैं कि गॉड ने उनकी हेल्प की या नहीं की, और उनका ये जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, और गॉड ने क्या रिप्लाई किया। जैसे कि हम चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं, हमें बिफोर योर रीड के सेक्शन में लेंचो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेंचो जो कि एक फार्मर है और जो लेटर लिखता है गॉड को, क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, और वो जो लेटर लिखता है उसमें वो गॉड से 100 पैसों की डिमांड रखता है क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत थी। तो हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ के ये पता चला वो जो मनी है क्या वो लेंचो को हेल्पफुल रही उसके लिए या नहीं रही। तो जैसा कि हमें चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर बताते हैं कि ये जो हाउस था ये पूरी इंटायर वैली में, वैली का मतलब गाइस होता है वादी या घाटी, तो पूरी घाटी में एक ही अकेला हाउस था जो कि लो हिल पे यानी कि छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पे उसके टॉप पे मौजूद था। तो घर के इस हाइट से हमें नीचे जो नदियाँ बह रही होती हैं और जो फील्ड्स होती हैं जिसमें कि मक्के के दाने लगे हुए होते हैं, जिनमें फ्लावर्स आ चुकी होती हैं, वो भी हमें क्लियरली नज़र आ रही थी। और उन मक्के के दानों को देख के ऐसा लग रहा होता है कि इस बार की फसल बहुत अच्छी आने वाली है, इस बार की हार्वेस्ट बहुत अच्छी होगी। लेकिन एक जो चीज़ जिसकी कमी रह गई थी फील्ड्स में वो ये रह गई थी कि एक डाउनपोर की ज़रूरत थी। यहाँ पे द वर्ड डाउनपोर यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है बारिश की एक बौछार, उसकी ज़रूरत थी ताकि फसल और अच्छी हो सके, या फिर एक शॉवर की ज़रूरत थी, मतलब थोड़ी सी पानी की ज़रूरत थी, और जो कि हमारी जो हार्वेस्ट होने वाली है उसको और अच्छा कर देता। नाउ लेंचो होता है वो थ्रू आउट मॉर्निंग ये देखता रहता है कि उसकी जो फील्ड है वो इंटीमेटली का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इच्छा से, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से स्काई की तरफ देख रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कि कब बारिश हो, एक बारिश की एक बौछार आए और उसकी जो फसल है वो और अच्छी हो जाए। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज हमें सच में कुछ पानी मिलने वाला है। अब ये जो वुमेन होती हैं ये उनकी वाइफ होती हैं, तो ये सुपर बना रही होती है। सुपर का मतलब होता है गाइस कि हम मेन जो मील खाते हैं पूरे डे का उसको बोलते हैं सुपर। यहाँ पे जो सुपर की बात हो रही है वो लंच की बात हो रही है दिन के टाइम में। तो उनकी जो वाइफ होती हैं वो रिप्लाई करती है कि यस गॉड विलिंग, यानी कि हाँ ज़रूर, ईश्वर की इच्छा से या ईश्वर की कृपा से। तो लेंचो के कुछ बड़े बच्चे होते हैं, कुछ छोटे बच्चे होते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं फील्ड्स में, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं उन्हीं फील्ड्स में साथ में। अब यहाँ पे जो उनकी वाइफ होती हैं वो बुलाती हैं सबको डिनर के लिए। तो जैसे ही लंचो और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है, जैसे कि लंच ने प्रिडिक्ट किया था। यहाँ पे द वर्ड प्रिडिक्ट यूज़ हुआ है। प्रिडिक्ट का मतलब कि जिस चीज़ की आशंका हम पहले से जताते हैं, जिस चीज़ की हम भविष्यवाणी पहले से करते हैं। गाइज इस चैप्टर के जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं शो करूँगी। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, वहाँ पे बड़ी रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं, और नॉर्थ ईस्ट से हम ये क्लियरली देख पाते हैं कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स आ रहे होते हैं नॉर्थ ईस्ट से। यहाँ पे क्लाउड्स को माउंटेन से कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत काले बादल आ रहे हैं, इसलिए उनको माउंटेन से कंपेयर किया गया है। बड़े बड़े बादल होते हैं जो कि दिख रहे होते हैं कि वो अप्रोच कर रहे हैं इस तरफ, यानी कि फील्ड्स की तरफ, और जो एयर, जो हवा जो बह रही होती है वो बहुत फ्रेश होती है और बहुत स्वीट होती है। तो यहाँ पे जो लंचो होता है वो बाहर, मतलब जहाँ पे वो लोग लंच कर रहे होते हैं वहाँ से वो बाहर चले जाते हैं, और ये फीलिंग लेने की कोशिश करता है कि उसकी बॉडी पे वो रेन को फील कर सके, बिकॉज वो बहुत हैप्पी होता है क्योंकि उसकी जो क्रॉप होती है वो इस बार बहुत अच्छी हो जाएगी अगर एक अच्छी बारिश हो गई तो। जब वो बाहर ये फील कर रहे होते हैं उन रेन ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पे, और ये प्लेजर उनको महसूस हो रहा होता है, तो वो वापस आते हैं और वो एक्सक्लेम करते हैं, वो खुशी से कहते हैं कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से आ रही हैं, बल्कि ये न्यू कॉइन्स हैं।
ये जो बड़ी ड्रॉप्स हैं ये 10 सेंट पीसेस हैं और जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट पीसेस हैं। यहाँ पे उन्होंने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया है न्यू कॉइन से, जस्ट बिकॉज कि अगर रेन ड्रॉप्स अच्छे से आएंगी और उनकी फील्ड्स में अच्छे से जो डाउनपोर होगा उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और इसीलिए उन्होंने बड़ी ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसेस से कंपेयर किया है और छोटी ड्रॉप को उन्होंने 5 सेंट पीसेस से कंपेयर किया है। तो एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो फील्ड को रिगार्ड करते हैं, जैसे कि उसकी राइप कॉर्न और उसकी फ्लावर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हों कि अब एक अच्छी बारिश शुरू हो गई है। वो पूरे बारिश में भींगे हुए, ड्रेप्ड इन कर्टन ऑफ रेन। यहाँ पे ये जो फ्रेज़ यूज़ हुआ है ड्रेप्ड इन कर्टन ऑफ रेन, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे वो बारिश में इस तरीके से गीले थे जैसे कि वो बिल्कुल बारिश की चादर में लपेटे हुए हों। नाउ सडनली अब अचानक क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है, यानी कि एक बहुत तेज़ हवा बहने शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो स्वीट विंड्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स में, यानी कि बहुत तेज़ हवाओं में बदल जाती हैं, और जो बड़ी रेन ड्रॉप्स होती हैं वो हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पे हेल स्टोन्स का मतलब स्टूडेंट्स ओले होता है, तो वो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो ओले में कन्वर्ट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा आसमान से बरसने लग जाती हैं। अब यहाँ पे चैप्टर का मेन ट्विस्ट आता है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से दो पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। फर्स्ट पर्सपेक्टिव है उनके बच्चों का, जिनको कि बिल्कुल पता नहीं होता है कि हेल स्टोन्स कितना नुकसान पहुँचाएंगे उनकी हार्वेस्ट को, और वो बस अपनी मस्ती में खेल रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमें लेंचो का भी पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जो कि परेशान हो जाते हैं इन हेल स्टोन्स को देख के। जैसा कि हमें पता था कि वो बच्चे खेल रहे थे बारिश में, वो सब दौड़ते हुए जाते हैं और वहाँ पे जाके उन ओलों को कलेक्ट करने लग जाते हैं, जिनको कि यहाँ पे द वर्ड फ्रोज़न पीरियड्स से डिनोट किया गया है, क्योंकि पीरियड्स का मतलब मोती होता है और क्योंकि वो ओले होते हैं बारिश के, इसलिए उनको फ्रोज़न पीरियड्स कहा गया है। नाउ अब सिचुएशन लेकिन ख़राब होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बारिश के ओले थे वो फसलों को अब नुकसान पहुँचा रहे थे और उनकी हार्वेस्ट को ख़राब कर रहे थे। तो लेंचो ये होप करते हैं कि काश कि ये जो बारिश के ओले हैं ये जल्दी पास हो जाएं और ये ज़्यादा ना बरसे उनकी फील्ड्स में, अदरवाइज़ उनकी क्रॉप्स पूरी ख़राब हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि लेंचो होप कर रहे थे कि ये जो हेल स्टोन्स की बरसात है ये जल्दी ख़त्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 1 घंटे तक लगातार हेल स्टोन्स गिरते रहते हैं पूरे सारे एरिया में, जहाँ से हिल साइड से लेके कॉर्नफील्ड और गार्डन, हर जगह ये हेल स्टोन्स बरसते रहते हैं और पूरी वैली में बिल्कुल ये हेल स्टोन्स बहुत देर तक गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा जो एरिया है, पूरी जो फील्ड है वो बिल्कुल कवर हो गई हो सॉल्ट से। यहाँ पे सॉल्ट से इसको कंपेयर किया गया है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट होती है वो भी वाइट होती है और जो बर्फ़ गिरे, जो ओले गिरे, उसने भी पूरा कवर कर दिया था वाइट से, जिसकी वजह से कुछ भी डिफरेंस नहीं रह गया था फील्ड्स में, हिल्स में, या फिर उनकी जो जो क्रॉप्स लगी हुई थी उसमें, क्योंकि कुछ भी ग्रीन नहीं रह गया था। अब सब कुछ बिल्कुल वाइट से कवर हो चुका था और एक भी पत्ता जो था वो अब उनकी फील्ड्स में नहीं रह गया था। नाउ जो लेंचो होते हैं वो कहते हैं कि एक भी लीफ जो है वो ट्री पे नहीं रही है और जो कॉर्न है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, टोटली ख़राब हो चुकी है बिल्कुल, क्योंकि अब कोई प्लांट ही नहीं बचा, पूरा ख़राब हो चुका है हमारा फील्ड, और सारे फ्लावर्स हैं वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं। और लेंचो का जो सोल होता है वो बहुत मतलब उनका जो सोल होता है, मतलब अंदर से वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी जो हार्वेस्ट थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, अब इससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला था। जो स्टॉर्म होता है वो पास हो चुका होता है और मिडल ऑफ द फील्ड में, फील्ड के बीचों बीच जो लेंचो होते हैं तो अपने बच्चों के साथ वो खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो बरसात हुई है हेल स्टोन्स की, इसने तो कुछ नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे लेंचो कहते हैं कि अगर हमारी फसल को कीड़े लग जाते तो वो भी इससे कुछ ज़्यादा छोड़ देते, यानी कि वो यहाँ पे कंपेयर करते हैं हेल स्टोन्स को स्वाम्स के। तो अगर स्वाम्स भी लग जाते तो उससे भी कुछ ज़्यादा ही हमारी फसल बच जाती, लेकिन ये जो हेल स्टोन्स की बारिश हुई है इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब पूरा जो हमारा जो हार्वेस्ट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा। अब इस साल कोई कॉर्न नहीं होने वाला है। तो वो कहते हैं कि इस पूरे साल हमने जितनी भी मेहनत की वो सब वेस्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारी जो फसल है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई और इस पूरी साल हमें भूखे रह के गुजारना पड़ेगा और ऐसा कोई नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके। तो यहाँ से हमें चैप्टर का जो मेन थीम है, यानी कि जब लेंचो गॉड को लेटर लिखेंगे, वो अब यहीं से स्टार्ट होगा। तो जो लेंचो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं और उनकी जो पूरी फैमिली होती है वो भी बहुत परेशान होती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जो घर है वो अकेला है उस पूरी घाटी में और कोई ऐसा नहीं है जो उनकी मदद कर सके। लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग होते हैं, मतलब उस अकेली वैली में एक जो सिंगल हाउस है उसके अंदर जो लोग रहते हैं, उनके दिलों में एक
विश्वास है, एक फेथ है, और वो फेथ है गॉड के ऊपर कि अब एक गॉड हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं और इस सिचुएशन से उनको निकाल सकते हैं, पूरे साल उन्हें हंगर में रहने से बचा सकते हैं। तो जो लेंचो होते हैं वो अपनी फैमिली के लोगों से कहते हैं कि प्लीज़ अपसेट मत हो। क्यों? क्योंकि कोई भी हंगर से नहीं मरता, ऐसा लोग कहते हैं। तो यही लोग कहते हैं, हमने सुना है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, तो यही जो लाइन है वो लेंचो अपनी फैमिली से कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। तो अब जो लेंचो होते हैं वो पूरी रात ये सोचते रहते हैं कि वो कैसे हेल्प ले सकते हैं गॉड से, जो कि उनकी एक आखिरी उम्मीद है। और वो ये सोचते हैं कि गॉड तो ऐसे हैं जो कि सब कुछ देख सकते हैं, वो ये जानते हैं कि उनकी क्रॉप कैसे ख़राब हुई। क्यों? क्योंकि गॉड के अंदर ये पावर है कि वो किसी के अंदर, किसी के डीप कंसाइंस में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उसको भी वो जान सकते हैं। अब जो ये लेंचो होते हैं ये वैसे तो एक ऑक्स की तरह होते हैं, यहाँ पे उनको ऑक्स से कंपेयर किया गया है, मतलब वो बहुत मेहनती होते हैं और वो सिर्फ फील्ड्स में काम करते हैं, लेकिन स्टिल फिर भी उनको लिखना और पढ़ना आता है। इसलिए वो उसी संडे को ये सोचते हैं कि डे ब्रेक के टाइम में वो जाएंगे और जाके तो वो उसी संडे को डे ब्रेक के टाइम में लेटर लिखना शुरू करते हैं और इस लेटर को वो खुद जाने वाले थे पोस्ट करने के लिए टाउन में। तो वो ये लेटर लिखते हैं जो कि लेटर होता है गॉड को। तो वो अपने लेटर की स्टार्टिंग में लिखते हैं कि गॉड, अगर आपने मेरी और मेरी फैमिली की मदद नहीं की तो इस पूरे साल हमें भूखे रहना होगा और ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड्स में दोबारा जो क्रॉप है वो बो सकूं, दोबारा सो कर सकूं, और जब तक वो नई क्रॉप्स दोबारा आए तब तक हम अपना गुजारा कर सकें। तो इसके लिए प्लीज़ मुझे आप 100 पैसोस की हेल्प करें। क्यों? क्योंकि मेरी जो फसल है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है हेल स्टॉर्म की वजह से। और ऐसा लिख के वो एनवेलप के ऊपर अपना जो लिफाफा होता है उसके ऊपर वो लिखते हैं टू गॉड, और इस लेटर को वो अपने पास रख के और अभी भी परेशान होते हुए वो टाउन की तरफ जाते हैं। वहाँ पोस्ट ऑफिस में जाते ही वो एक स्टैम्प लेते हैं लेटर के लिए और उस लेटर को ड्रॉप कर देते हैं मेल बॉक्स में। तो अब पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय होता है जो कि पोस्टमैन होता है वो अपने बॉस के पास जाता है बहुत ज़्यादा हंसते हुए और उनको ये लेटर दिखाता है जो कि लेटर टू गॉड था, यानी कि ईश्वर को लिखा गया पत्र था। तो अपने पूरे करियर में जो पोस्टमैन था उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई लेटर लिखे गॉड को। यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर होता है जो कि एक बहुत मोटा और एमिएबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सौम्य हो, जो बहुत मिलनसार हो। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी इस लेटर को देख के हंसने लग जाता है, लेकिन अचानक से वो एकदम सीरियस हो जाता है और वो इस लेटर को टेप करते हुए अपने डेस्क पे रखता है और कमेंट करता है, ये कहता है कि कैसा विश्वास है, कि काश कि मुझे भी ये विश्वास होता जैसे जैसे कि इस व्यक्ति को ईश्वर पे विश्वास है, काश मुझे भी ऐसे विश्वास होता ईश्वर के ऊपर। तो ये करस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि जिस तरीके से उस व्यक्ति को विश्वास है गॉड के ऊपर, काश मुझे भी ऐसा विश्वास होता, वो ऐसा कमेंट करते हैं। और वो कहते हैं कि इनका जो फेथ है गॉड के ऊपर टूटे ना, वो शेक ना हो, इसके लिए हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो जैसा कि पोस्ट मास्टर को ये आइडिया आता है कि वो इस लेटर को आंसर करेंगे, लेकिन जैसे ही वो इसको खोल के पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि उस लेटर को आंसर करने के लिए सिर्फ इंक, पेपर और एक अच्छी नीयत की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि पैसों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि लेंचो ने उस लेटर में पैसों के लिए डिमांड रखी थी गॉड से। लेकिन उनका ये जो रेजोल्यूशन होता है, ये जो निर्णय होता है कि वो लेंचो की हेल्प करेंगे, इस पर वो कायम रहते हैं और इसी वजह से वो अपने एम्प्लॉयज़ से मनी की हेल्प मांगते हैं और वो भी अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा वो इस चैरिटी में लगाते हैं। और उनके कुछ जो दोस्त होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत खुश थे कि उन्होंने भी इस चैरिटी के वर्क में किसी तरीके से अपना योगदान दिया। तो वो सब मिलके एक प्रॉपर अमाउंट कलेक्ट करते हैं जो कि वो लेंचो को देने वाले थे। लेकिन ये जितना अमाउंट कलेक्ट होता है ये पूरा 100 पैसोस नहीं हो पाता, ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही हो पाता है। ये उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि वो पूरे 100 पैसोस कलेक्ट कर पाए, लेकिन वो फिर भी जितना लेंचो ने डिमांड किया था उससे आधा ज़्यादा, मोर देन हाफ वो कलेक्ट कर पाते हैं। और वो उस लेटर को एनवेलप में डालते हैं और एड्रेस करते हैं लेंचो को, और वो एक ही वर्ड से एड्रेस करते हैं लेंचो को जिसमें कि सिग्नेचर दिया गया था गॉड, यानी कि ये जो पैसे हैं ये गॉड की तरफ से आए हैं। तो उसी फॉलोइंग संडे को, उसी वीक की नेक्स्ट संडे को लेंचो जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं और वो पूछते हैं पोस्ट ऑफिस में जाके कि क्या उनके लिए कोई लेटर आया है। तो जो पोस्टमैन होता है वो खुद उस लेटर को हैंड ओवर करता है लेंचो को, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो साइड से उनकी जो एक्सप्रेशन है जब वो लेटर खोलेंगे और उनका क्या एक्सप्रेशन होगा ये नोटिस कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो लेंचो होते हैं वो बिल्कुल भी कोई सरप्राइज़ नहीं दिखाते, वो इस लेटर को खोलते हैं, क्योंकि
क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि गॉड उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे, इतना इमेंस फेथ था उनको गॉड के ऊपर, तो उनको कोई सरप्राइज़ नहीं होता। और बल्कि जब वो मनी काउंट करते हैं, जब वो मनी देखते हैं कि वो कितना है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे पैसे नहीं थे जितना उन्होंने डिमांड किया था। तो यहाँ पे जो लेंचो होते हैं वो सोचते हैं कि गॉड ने ज़रूर कोई मिस्टेक नहीं की होगी, और ना ही गॉड ने लेंचो को हेल्प करने से मना किया होगा जितना उन्होंने लेंचो ने गॉड से मांगा था। तो इमिडिएटली वो जाते हैं विंडो पे, और वहाँ पे वो पेन जो होता है, इंक जो होता है वो मांगते हैं, और वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखना शुरू करते हैं। और तो जब वो लेटर लिख रहे होते हैं तो उनकी जो भावें होती हैं बहुत ज़्यादा सिकुड़ रही होती हैं उन सारी फीलिंग्स की वजह से, जो वो लेटर लिखते वक्त उसको आ रही थी, जो कि वो अपने लेटर में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जब वो अपने लेटर फिनिश करते हैं तो वो विंडो के पास जाते हैं और स्टैम्प खरीदते हैं, और वो जो लेटर होता है उसको लिख करते हैं और उसको अफिक्स करते हैं, यानी कि उसको लगाते हैं। और स्टैम्प लगाने के बाद वो उस एनवलप को बंद करते हैं एक पंच मार के, और उसके बाद वो तुरंत जाके उसको मेल बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं। अब जो पोस्ट मास्टर होता है, जैसे ही वो मेल बॉक्स में पोस्ट होती है वो उसको खोल के पढ़ने जाते हैं। तो उसमें लेंचो ने लिखा था कि गॉड, आपने जो मुझे मनी भेजी है, जो जिसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज ही पहुँचे हैं 100 पैसोज में से, तो प्लीज़ मुझे बाकी की रेस्ट जो बच गई हैं यानी 30 पैसोज, वो प्लीज़ मुझे सेंड कर देना, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन प्लीज़ उसे मुझे मेल के थ्रू सेंड मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बेईमान हैं। तो प्लीज़ मुझे ये जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। और लास्ट में उन्होंने अपना नाम लिखा होता है लेंचो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि इस चैप्टर की समरी आपको क्लियरली समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हमारी और भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आने वाली है इस चैनल पे, तो प्लीज़ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।